नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की नई नवेली राज्यसभा की सांसद महोदया, दिल्ली महिला आयोग की हाई प्रोफाइल सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली अध्यक्षा और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली की जो जन शिकायतें होती हैं उसमें उनकी सलाहकार के तौर पे बहुत क्लोज एसोसिएट रहने वाली महिला, पेशे से इंजीनियर और एक बहुत अच्छी इंसान स्वाति मालीवाल। स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। कुछ छूटा तो नहीं परिचय में आपका? नहीं सर। तो राज्यसभा सांसद महोदया से मैं मुखातिब हूँ। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्षा के तौर पे बहुत सारी बातें हुई आपसे, बहुत सारे कार्यक्रमों में आपके साथ शिरकत करने का मौका मिला। राज्यसभा सांसद के तौर पे मन में कैसी फीलिंग आती है जब ये अनाउंस हुआ कि आप निर्वाचित हो गई हैं तब? सर विश्वास ही नहीं हुआ। बहुत ही आम परिवार से आती हूँ, दूर दूर तक कभी किसी ने राजनीति करी नहीं और मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, थी और हमेशा रहूँगी। तो मुझ जैसी महिला जो इतने सवाल पूछती है और किसी से नहीं डरती, ऐसी महिलाएं जनरली अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स में पता नहीं कितना आ पाती हैं। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मेरी ओथ सेरेमनी होने वाली है और मुझे ऑलरेडी गूज बम्स फील हो रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब वो ओथ सेरेमनी होगी उसके बाद मैं ये मानती हूँ कि मेरा हर पल ज़िंदगी का देश के लिए पूरी तरीके से समर्पित हो जाएगा। तो बहुत सारे इमोशंस महसूस कर रही हूँ। बहुत खुशी है, थोड़ा डर भी है, थोड़ी घबराहट हो रही है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जी, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी एज अ राज्यसभा सांसद? क्योंकि हैवीवेट नेता आपकी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता, उनका नाम काट के और आपको तरजीह दी गई है, तो चुनौतियां आपको भी अपनी लाइन बड़ी करने की होंगी और वो आपके दिमाग में होगा। क्या प्राथमिकताएं होंगी? जी, बहुत सारे सवाल पूछना चाहती हूँ। एक्टिविस्ट थी, एक्टिविस्ट हूँ, एक्टिविस्ट रहूँगी, तो जो ज़मीन के मुद्दे हैं वही मैं संसद में उठाऊँगी। मेरे सवाल हैं, हर घंटे 51 एफआईआर दर्ज होती हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध में इस देश में। 8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली देश की राजधानी में बर्बरता से बलात्कार किया जाता है। 85 साल की महिला, 90 साल की महिला, उनके साथ बलात्कार होता है पर कुछ होता नहीं है, सब वैसे का वैसे ही चलता है। तो मेरा सवाल है कि इस देश में ऐसा सिस्टम हम क्यों नहीं बना सकते जिसमें हर हाल में सजाएं हो, तुरंत सजाएं हो, प्रोसेस द्वारा सजाएं हो, जिससे कि लोगों के मन में डर बैठे। आज लोगों को डर नहीं लगता और हम देखते हैं कि किस तरीके से भाजपा सरकार रेपिस्ट्स के साथ दिखती है। वो ब्रिज भूषण अभी भी संसद में सांसद बन के बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री जी यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन डब्ल्यूसीडी मिनिस्टर के बगल में बैठता है, लेकिन कोई उससे सवाल नहीं पूछता। किसी ने उसको बाहर निकालने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं करी। बिल्किस बानो के रेपिस्ट्स को कैसे आज़ाद कर दिया गया इस आज़ाद देश भारत में? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं जो मैं उठाना चाहूँगी। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आज भी महिलाओं का वर्क फोर्स में रिप्रेजेंटेशन इज़ ओनली 23%। आज भी महिलाएं स्टार्टअप्स में, बोर्ड रूम्स में उतनी भागीदारी नहीं निभा पा रही हैं जितनी कि वो केपेबल हैं। तो जब हम 50% हैं इस देश की आबादी, तो हमारे साथ एक उस तरीके का व्यवहार क्यों रहता है जिसकी वजह से हम काफ़ी बार पीछे रह जाते हैं। आज महिलाएं चांद पे भी चढ़ रही हैं, आज महिलाएं खेल के मैदान में ओलंपिक्स के मेडल ला रही हैं, घर अच्छे से चला रही हैं, स्टार्टअप्स भी चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन सरकार कितना उन्हें सपोर्ट कर पा रही है? मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा सवाल है। तो महिलाओं के मुद्दे मेरे लिए प्राथमिक रहेंगे, पर उसके साथ साथ बेरोजगारी, गरीबी, किसान, युवा, ये सारे मुद्दे जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि कोई पीड़ित है, उसके मुद्दे में ज़रूर 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 और हर हाल में संसद में उठाऊंगी। जी, आपने जिस ब्रजभूषण शरण सिंह की बात की वो तो अब आपको मिला करेगा, हर सत्र में आपको मिला करेगा। माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जो आज भी माननीय हैं। मेरे लिए तो वो माननीय नहीं है। मुझे लगता है कि उसकी जगह जेल है और देर सवेर वो जेल ज़रूर पहुंचेगा। भाजपा सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उस तरीके के लोगों को बचाने की, मैं नहीं मानती कि ऐसा हम देखेंगे आगे आने वाले पल में कि वो हर हाल में जेल पहुंचेगा। तो मेरे लिए वो माननीय नहीं है
और मुझे बहुत दुख होता है कि जिस संसद को हम सब इतना पवित्र मानते हैं, जिस संसद जो एक तरीके से लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पे बृजभूषण जैसे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, अब जब राज्यसभा सांसद बनने के बाद सदन के भीतर आप शपथ ले लेंगी, उसके बाद आपका एक नया रोल शुरू होगा। समाज के लिए आप बहुत ज़्यादा और अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और आपके तेवर अभी दिख रहे हैं। आप कह रही हैं आप बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप तो बहुत खुर्राई हुई हैं, है ना। हमारे बुंदेलखंड में कहते खौराई, मतलब गुस्से में, कि वो बड़ा सदन मिल रहा है, बड़ा मंच मिल रहा है, उस बड़े पटल पे बहुत तेज़ी के साथ दहाड़ती आप नज़र आने वाली हैं, जो आपकी तैयारी मुझे अभी लग रही है। तो ये जो तैयारी आपकी है, ये आने वाले लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के वोट और सीट बढ़ाने में क्या परिलक्षित होगी? जी बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा एमपी हूँ मैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हमें राजनीति करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन सही मुद्दों पे करनी चाहिए। और मैंने देखा है दिल्ली सरकार में किस तरीके का काम किया है, पंजाब सरकार ने किस तरीके का काम किया है। आप मुझे देश में कोई भी एक राज्य दिखा दीजिए जहाँ पे इतने सीसीटीवी कैमरास लगे हों। दिल्ली सरकार ने लगाए हैं। बस में महिलाओं के लिए यातायात पूरी तरीके से मुफ्त कर दिया गया, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। बिजली से लेके, पानी से लेके, स्वास्थ्य से लेके, एजुकेशन से लेके बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश को ये है कि वो मुद्दों की राजनीति करते हैं और सब लोगों को मुद्दों पे कहीं ना कहीं वापस आना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल वोट भी मांगूंगी पार्टी के लिए, और मैं महिलाओं से स्पेशली वोट मांगूंगी कि भाजपा को वोट नहीं देना है। ऐसी सरकार जो बृजभूषण सिंह को सपोर्ट करते हुए दिखे, जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को आज़ाद करते हुए दिखे, जो जहां देखो रेपिस्ट के सपोर्ट में दिखे, ऐसी सरकार को मुझे नहीं लगता किसी को भी वोट देना चाहिए। नहीं, लेकिन अब तो राम जी आ गए हैं, रामलला आ गए हैं। राम के नाम पर जो पार्टी 200 और 300 प्लस पहुंच गई, वो तो राम को ले आई है। आप लोग कहते थे ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो वो कह रहे हैं कि हमने तारीख भी बताई है, मंदिर भी बनाया है, वहीं पर बनाया है, राम जी आए हैं, और लोग गाना गाते हैं कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। जी मुझे लगता है राम राज्य होना चाहिए और मैं इसके पूरी तरीके से पक्ष में हूँ, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन थे। उन्होंने महिला के सम्मान के लिए लंका जाकर एक राक्षस से लड़ाई करी। वो कितने बड़े व्यक्तित्व थे, वो भगवान थे। ऐसे में ये कहना कि हम राम राज्य स्थापित कर रहे हैं, और वो भी यूपी में, जहाँ पे आज भी स्थिति ये है कि महिलाएं बहुत असुरक्षित हैं, तो कैसे राम राज्य आएगा। तो मुझे ये लगता है कि राम राज्य लाना चाहिए इस देश में, पर वो तब आएगा जब महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी। जिस देश में 8 महीने की बच्ची तक के साथ बलात्कार हो जाता है, मैं गई थी, मेरी गोदी में वो थी लड़की, उसका खून से मेरे हाथ सने हैं। तो मैं नहीं मानूंगी कि राम राज्य आ गया है जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। लेकिन महिला सुरक्षा की इस पूरी प्रक्रिया में कई बार देखा ये भी जाता है मैडम कि बहुत सारे झूठे केसेस होते हैं। महिला उत्पीड़न की आड़ में वसूली का धंधा चल रहा है। लोग पहले तो प्रेम प्रसंग में लोग आते हैं, बाद में महिला पक्ष की तरफ से मुकदमा करा दिया जाता है, उसकी वीडियो बना दी जाती है और शोषण किया जाता है। इसमें अक्रॉस ऑल द पार्टी लाइन्स एक सामाजिक समस्या है, इसको भी एड्रेस करना चाहिए। कैसा ना हो कि हम कहीं इतना महिला सशक्तिकरण कर दें कि वो जो पुरुषों का दुर्बलीकरण हो जाए। समाज में संतुलन बराबर जरूरी है। जी मैं नहीं मानती कि इस देश में जो स्थिति है कि पुरुषों का दुर्बलीकरण होगा, पर मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि कोई भी कानून होता है उसका मिसयूज़ होता है। आप आईटी एक्ट देख लें, उसका भी मिसयूज़ है। कुछ लोग तो आरटीआई एक्ट तक का मिसयूज़ करते हैं। तो कानून जब बनते हैं उनका मिसयूज़ होता है, और ये तो कोई भी नहीं कह रहा कि सारी महिलाएं देवी हैं। उन्होंने बस कोई एलिगेशन लगा दिया और बिल्कुल उसके ऊपर कोई कोर्ट की प्रक्रिया ना हो, क्योंकि देवी ने बोल दिया है कि रेप हुआ है तो हुआ ही होगा और उसके ऊपर एक्शन ले लो, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो देश की न्याय व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद
क्यों नहीं 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके ट्रायल करा जाता है? अगर 6 महीने के अंदर ये प्रूव हो जाता है कि रेप हुआ है तो सख्त से सख्त एक्शन लीजिए रेपिस्ट के खिलाफ। अगर ये प्रूव हो जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, एंड विदाउट एनी रीजनेबल डाउट ये प्रूव हो जाता है कि नहीं सच में कुछ नहीं हुआ, और सच में ये पता चल जाता है कि महिला ने कुछ गलत करा है, जानबूझ के किसी को फंसाया है, तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट। जब तक सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट नहीं है तो फिर किस तरीके से महिलाओं को हम सुरक्षित करेंगे? तो मैं ये मानती हूँ कि मिसोजिनी है हमारी सोसाइटी में, पेट्रियार्की है सोसाइटी में, और उसके लिए कड़े कानूनों से हमें इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए उन कड़े कानूनों का, पर साथ में एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर थोड़ा तो डर बैठे, क्योंकि आज तो लोगों को डर नहीं लगता। जी, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्षा के तौर पे आपने तकरीबन 1,70,000 से ज़्यादा मामलों को प्रभावी ढंग से उठाया। संकटग्रस्त महिला या बच्चे की सहायता के लिए 181 जो हेल्पलाइन है वो आपने शुरू की, और अब तक उस पर 45 लाख से ज़्यादा कॉल आई हैं, और ज़्यादातर जो कॉल्स हैं वो अटेंड हुई हैं, ये बड़ी बात है। आपने 2500 से ज़्यादा महिलाओं और बच्चों को तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम और अवैध कारावास जैसे अलग अलग मामलों से बचाया है। ये बहुत बड़ा नंबर है। क्या इस पूरी प्रक्रिया में पिछले 8-9 साल 10 वर्षों में क्या आपको कभी कोई एक ऐसा केस मिला जो रिवर्स हुआ हो, जहाँ पे महिला जानबूझकर षड्यंत्रकारी के तौर पे सामने आई हो और आपने उस महिला को भी सज़ा दिलाई हो? जी, इस तरीके के कुछ केसेस आए थे हमारी नज़र में, और जब वो केसेस हमारे पास आए तो हमने पुलिस को उनको फॉरवर्ड भी करा है, और हमने सारे तथ्यों के साथ पुलिस के सामने वो बात रखी है। काफ़ी बार मैंने ट्वीट करके और अपने इंटरव्यूज़ में और हर तरीके की पब्लिक गैदरिंग में मैंने ये बात रखी है कि हम महिला आयोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरुष विरोधी हैं। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि मैं महिलाओं का सम्मान करती हूँ। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं महिलाओं के लिए लड़ती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर पुरुष हमें लगता है कि वो गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 181 पे, हमारी हेल्पलाइन पे कई पुरुष कॉल करते थे, और एक बार तो मुझे याद है जम्मू कश्मीर से एक कॉल आया, एक महिला का कॉल आया कि मेरे पति को पुलिस उठा के ले गई है, नहीं सॉरी कुछ टेररिस्ट उठा के ले गए हैं, वो मिसिंग है और उसको बचाया जाए। तो वहाँ पे तुरंत हम लोगों ने इतने सारे कॉल्स करे, मैंने पर्सनली भी कॉल करा, और उस आदमी को फिर रेस्क्यू कराया गया। इस तरीके से पूरे देश में कई बच्चों को हमने रेस्क्यू कराया है, कई बार कितने आदमियों को हमने बचाया है। तो जस्ट बिकॉज वी आर विमेन कमीशन दैट डजंट मीन कि हम सिर्फ महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। हमने इस एटीट्यूड से पूरा महिला आयोग चलाया है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ और एक एक्टिविस्ट हूँ, और जो भी इंसान हैं, और हमने तो बेजुबान जानवरों की भी बहुत मदद करी है। कहीं पे भी मैंने क्रूअल्टी देखी अगेंस्ट एनिमल्स, उसमें भी मैंने चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिखे हैं, और उनमें भी मैंने FIR दर्ज कराई है, बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर पब्लिक पोजीशंस में हैं तो हमें एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू लेना चाहिए। जी, 21 साल की छोटी सी उम्र में आप परिवर्तन नाम के NGO से जुड़ गई थी, और तब से लेकर अब तक आपने भ्रष्टाचार उन्मूलन जो आंदोलन हुआ, पूरा देश एकजुट हो गया, अन्ना आंदोलन जिसे कहते हैं, उसमें आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थी मैडम, कोर कमेटी मेंबर थी आप, वहाँ पे काम किया आपने। वो जो अनुभव थे, मैं चाहूँगा कि उन अनुभवों के बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है जिसके तहत आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, 11 वर्ष से कम वक्त में जो है पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के ऊपर बढ़त आ गई। इतने ज़्यादा लोग पसंद करते हैं केजरीवाल जी को, आप लोगों की पॉलिसीज़ को, मैं भी पसंद करता हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार जो एक मुद्दा था वो तब भी था, भ्रष्टाचार मुद्दा आज भी है, इसको आप कैसे डील करते हैं? मैं 2006 में अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी और मुझे एक जॉब मिली, मैंने वो जॉब छोड़ दी, और अगले 7 साल मैं सुंदर नगरी के झुग्गियों में रही हूँ, और मैंने वहीं पे अपना घर बनाया, मैं वहीं रहती थी। और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में राशन की लड़ाई, सूचना के अधिकार की लड़ाई, महिला उत्थान के ऊपर मैंने बहुत काम किया। यंगेस्ट कोर कमेटी ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन में उसकी मेंबर बनी, और अन्ना हज़ारे जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक पूरा देश में एक व्यापक आंदोलन हम लोगों ने चलाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमारा कोर मुद्दा रहा है, और वही मुद्दा आज भी है, और उसको हम बहुत स्ट्रांगली रख भी पा रहे हैं। और अगर आप देखें दिल्ली में हम लोगों ने राजनीति को
उस आखिरी इंसान से जोड़ा है। आज दिल्ली के स्कूल्स में आप जाकर देखिए कितने शानदार स्कूल्स बनाए हैं मनीष सिसोदिया जी ने। मैंने उनके साथ 2006 से काम करा है और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ इस बात पे कि वो जो स्कूल्स बने हैं ना उसमें बहुत बड़ा योगदान मनीष सिसोदिया जी का है। आज आप किसी भी बच्चे से बात कर लीजिए जो दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ता है, उसके कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग है। तो ये सारे बदलाव इसलिए पॉसिबल हो पाए क्योंकि एक ईमानदार सरकार ने एक ईमानदार तरीके से एक सही नियत के साथ काम करा जमीन पर। नहीं, लेकिन ईमानदारी से काम किया, लेकिन वही ईमानदार लोग आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। चाहे सत्येंद्र जैन की बात करें, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, चाहे संजय सिंह भाई की बात करें, चाहे विजय नायर जिनको मैं बहुत पसंद करता हूं और बहुत प्यार करता हूं, चाहे वो हूं, तो सब लोग और भी बहुत सारे लोग हैं। और बीजेपी लगातार, आप लोग कहते हैं कट्टर ईमानदार, आप लोग सरदार भगत सिंह को आगे करते हैं, देशभक्त की बात करते हैं, आप दलितों के और शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, किसानों, नौजवानों की आप बात करते हैं, तो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आगे करते हैं। लेकिन फिर आपके ही लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, अदालतें आपको आपके लोगों को जो जिनको आरोपी हैं उनको ज़मानतें नहीं देती हैं, उस पर आपका जो दावा कट्टर ईमानदार का है, क्या वो हल्का नहीं पड़ता? जी, मैं बिल्कुल नहीं मानती कि हल्का पड़ता है क्योंकि इस वक्त पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी किस तरीके की नीति अपना रही है। ईडी का जिस लेवल का मिसयूज़ बीजेपी आज कर रही है, ये तो कभी हुआ ही नहीं है। 95% केसेस जो ईडी के पास हैं वो सारे ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ हैं। ऑपोजिशन के नेता जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं वैसे ही वो वाइट वॉश हो जाता है, उनका सारे के सारे केसेस ड्रॉप हो जाते हैं। और क्या कन्विक्शन रेट है ईडी का? 1% से भी कम कन्विक्शन रेट है ईडी का। तो ईडी को यूज करा जा रहा है डराने के लिए, धमकाने के लिए, क्योंकि बीजेपी का मकसद बिल्कुल क्लियर दिखता है। वो चाहती ही नहीं है देश में ऑपोजिशन हो, वो चाहती है कि ऑपोजिशन बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। नहीं तो आप मुझे बताइए, संसद इतना बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पवित्र मंदिर है, वहां पर 146 एमपीज को एक सेशन में सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से। अरे हर सांसद का काम है, उसका काम है कि सरकार की जवाबदेही तय करे। अगर ऑपोजिशन के सारे एमपीज को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो वो सवाल कैसे पूछेंगे सरकार से? फिर तो सरकार बस अपने हिसाब से चलेगी। तो यही इनका एटीट्यूड है। जहाँ तक इन नेताओं की बात है, मैं ये जानती हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ और मनीष सिसोदिया जी के साथ 2006 से काम कर रही हूँ। मैं कुछ भी मान सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि ये बेईमान है। जिन लोगों ने, अरविंद केजरीवाल ने अपना जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट पे थे, लोग क्या क्या करते हैं तब जाके जॉइंट कमिश्नर पे पहुंचते हैं। आईआईटी के पढ़े हुए ग्रेजुएट हैं। वो इंसान जिसने सब कुछ त्याग दिया, सरकारी नौकरी त्याग दी कि मैं गरीब और पिछड़ों की मदद करूंगा, उनकी जिंदगी सुधारूंगा, आज उसी के ऊपर झूठे केस लगा रखे। मनीष सिसोदिया, जिसको बीजेपी सरकार को बुलाकर ये कहना चाहिए था कि भाई वाह, तुमने कितना अच्छा काम किया है दिल्ली में स्कूल्स को लेकर, तुम्हें तो हम कंट्री का एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे, कोई अवार्ड देना चाहिए था। आज उसको ये सिला मिल रहा है अपनी ईमानदारी का और अपने अच्छे कामों का कि वो जेल में सड़ रहे हैं। तो ये किस तरीके की राजनीति है? मैं संजय सिंह जी को भी जानती हूँ, 2009 में पहली बार उनसे मिली थी और उनके साथ भी मैंने काफ़ी आंदोलन करे हैं। और मैं ये जानती हूँ कि वो कभी डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने जिस तरीके से ऑपोजिशन का रोल संसद में निभाया है, मुझे नहीं लगता कि किसी और लीडर ने इस तरीके का रोल निभाया है। तो ये बीजेपी सरकार का बिल्कुल क्लियर मैसेज है, सवाल पूछोगे तो एफआईआर करेंगे, सवाल पूछोगे तो तुम्हारे पीछे ईडी छोड़ दी जाएगी, तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला है कि अब आप भी जा रही हैं, आप तो सवाल पूछे बिना रुकेंगी नहीं और देखते हैं आप कब जेल पहुंचेंगे। तो मुझे डर नहीं लगता, भेज दो जेल। क्या करोगे? जेल में बैठाओगे, जेल में बैठ जाएंगे, वहां बैठ के विपश्यना करेंगे और वहां इतनी सारी महिलाएं हैं, उनकी मदद करेंगे। लेकिन जब तक जिंदा है ना, लड़ते रहेंगे। नहीं, लेकिन बीजेपी की कुछ एक लोगों से हमारी जब बातचीत हुई तो उनका कहना है कि भाई शिक्षा के तौर पे अच्छा काम किया एज अ शिक्षा मंत्री, अच्छी बात है, वो बात खत्म हो गई। लेकिन शिक्षा मंत्री के तौर पे अच्छा काम करने का क्या ये मतलब होता है कि आप शराब का घोटाला कर दें? क्योंकि जो वो जेल गए हैं मनीष जी, वो शराब कथित तौर पे शराब घोटाले के मामले में गए हैं, जिसको मैं एक पत्रकार के तौर पे शराब घोटाला नहीं कहता, मैं उसे कहता हूँ कि दिल्ली आबकारी नई नीति निर्धारण, जो नई नीति आई उसको मैं कहता हूँ। तो उस पर आम आदमी पार्टी के लोग बात नहीं करते।
नहीं देखिए, मैं सीधे सीधे बताती हूँ आपको, क्योंकि मैं तो दिल्ली सरकार में भी काम कर रही थी और मनीष जी को पर्सनली जानती हूँ और 2006 से मैंने उनके साथ काम किया है। जैसे मैंने बताया, मैं मान ही नहीं सकती कि मनीष जी कभी कुछ झूठा काम कर दें या कोई गलत काम कर दें या कोई ऐसा बेईमानी का काम कर दें, मैं नहीं मान सकती। और केस का क्या है, केस तो दिल्ली महिला आयोग में हम लोगों ने 1,70,000 केसेस की सुनवाई करी है। 2,500 से ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस करें जीबी रोड में, जहाँ कोई घुसने को तैयार नहीं है, वहाँ से लड़कियां बाहर निकाली हैं, इतनी महिलाओं को बचाया है। तो मेरे ऊपर भी झूठे केस हो रखे हैं, मैं भी एफआईआर, मेरे ऊपर भी एफआईआर हो रखी है। मैं भी कभी इस कोर्ट में जाती हूँ, कभी उस कोर्ट में जाती हूँ। मेरे को भी, मेरी बहन आउट ऑफ कंट्री रहती है, तो इन पूरे 9 सालों में मैं 2 ही बार जा पाई उससे मिलने के लिए, क्योंकि बार बार अर्जी लगाओ कोर्ट में तो खुद ही मन नहीं करता कि क्या अर्जी लगाओगे आप बार बार। तो हम जैसे लोग भी क्रिमिनल हैं। तो इस देश में बीजेपी का बिल्कुल क्लियर मैसेज है, सवाल उठाओगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। और मैं ये मानती हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल जी की सिपाही हूँ और मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि मैं सवाल उठाऊंगी और मुझे हर प्रकार की प्रताड़न झेलनी पड़ेगी जो मैं झेलूँ। मैडम, लेकिन बीजेपी वाले ये भी कहते हैं, सॉरी मैं आप नहीं, मुश्किल नहीं, सवाल नहीं, पूछ रहा नहीं, हूँ, बीजेपी वाले ये भी कहते हैं कि जेल तो बीजेपी ने नहीं भेजा है, जेल तो अदालतों ने भेजा है, जमानतें अदालतें नहीं दे रही हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी वाले ये कहना चाहते हैं कि जज और बीजेपी नेता एक जैसे ही हैं? देखिए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ईडी ने एफआईआर दर्ज करी ना, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन करा ना, तो सवाल तो ये उठता है कि ईडी को क्या कोई जो सिटिंग बीजेपी के नेता हैं, किसी भी बीजेपी के नेता के खिलाफ ईडी के पास कभी कोई कंप्लेंट ही नहीं आई? क्या बात कर रहे हैं? द्वारका एक्सप्रेसवे को देख लीजिए, राफेल स्कैम को देख लीजिए, ऐसे हजारों स्कैम हैं, लेकिन ईडी ने आज तक कोई एफआईआर दर्ज करने की ज़रूरत नहीं समझी। तो मेरा ये सवाल है कि एफआईआर झूठी जब दर्ज होंगी तो उसके बाद तो फिर कोर्ट की प्रक्रिया चलती रहती है। सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया, जिसने देश में एजुकेशन की क्रांति लेकर आए, और ये जो कहते हैं बीजेपी के, अरे ये तो छोटी सी बात है, कहाँ से छोटी सी बात है? आप जाके दिखाइए, यूपी के कितनी बार वीडियोस आती हैं, क्या उनके स्कूल्स की हालत है। आप गुजरात में चले जाइए, उनके स्कूल्स की हालत देखिए। एक इंसान जिसने ये सब बदलने की कोशिश करी, जिसने इस देश के गरीब बच्चों को एक सपना दिखाया कि तुम भी सब कुछ कर सकते हो। और मैं ऐसी बहुत लड़कियों से मिली हूँ जिन लोगों ने हमें बताया कि मनीष सर हमारे यहाँ पे आते थे, वो हमारे स्कूल में सुबह 7 बजे आते थे, उनसे हमने बात करी और उनसे हमें ये कॉन्फिडेंस मिला। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी का एक भ्रमित करने का एक तरीका है, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं किसी के खिलाफ, तो झूठे केस करते रहो, और 1 केस, 2 केस, 3 केस। बट वो ये आप ये भी देखिए ना कि इतने झूठे केस करने के बाद भी वो तोड़ नहीं पा रहे। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं कि कभी ये एमएलए खरीदने की कोशिश की जा रही है, कभी यहाँ खरीदने की कोशिश की जा रही है। कितनी सरकारें तो ये तोड़ चुके हैं इसी प्रक्रिया से। तो मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मैं मनीष जी को पर्सनली जानती हूँ, हो सकता है किसी और के लिए शायद मैं इतने तरीके से बात नहीं करती, क्योंकि मैं पार्टी से हट के बात कर रही हूँ। मैं मनीष जी को पर्सनली जानती हूँ, मैंने उनकी लड़ाई देखी है। मुझे अभी तक याद है कि जब मैं 2008 में कोसी में बाढ़ आई थी, मैं अकेले वहाँ पे गई थी और वहाँ पे 4 महीने रहकर मैंने बाढ़ पीड़िताओं के लिए काम करा। और मनीष जी का मेरे पास एक कॉल आया और उसने बोला, स्वाति बेटा मेरे को पता चला तुम कहाँ हो, मैं आऊँ? तो मैंने कहा हाँ जी सर, आ जाइए। और वो आए, वो अकेले आए और उन्होंने फिर बहुत मदद करी। तो मैंने उनको वो लड़ाई लड़ते हुए देखा है, सड़कों पे सोते हुए देखा है, और उनके घर में जाके देखिए वो कितने सिंपल तरीके से आज भी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। तो मैं नहीं मानती कि मनीष सिसोदिया जी बेईमान हो सकते हैं, मैं नहीं मानती कि संजय सिंह जी बेईमान हो सकते हैं, और मैं कभी नहीं मान सकती कि अरविंद केजरीवाल जी बेईमान हो सकते हैं। अगर वो बेईमान होते तो क्या जरूरत थी जॉइंट कमिश्नर की नौकरी छोड़कर आने की? जरूरत ही क्या थी? सब कुछ तो था। वो जॉइंट कमिश्नर, उनकी वाइफ जॉइंट कमिश्नर, क्या जरूरत है ऐसे इंसान को? आप सोचिए, जिस नौकरी को पाने के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, वो आदमी उस नौकरी पे पहुंचकर सब कुछ त्याग देता है। अरे वो तो 2005 में उन्होंने नौकरी त्यागी है, उसके बाद मुख्यमंत्री तो ये 2012-13 में बने। तो ऐसी सिचुएशन में मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती कि वो करप्ट हो।
तो मैं तो नहीं मानती, और मुझे ये लगता है क्योंकि मैंने खुद फेस करा है। मुझसे ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान तो मेरे को नहीं लगता इस दुनिया में। 9 साल मैं दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रही हूँ, और कुछ भी कर सकती थी, लेकिन आई हैव बीन कम्प्लीटली ऑनेस्ट। आज हमारे बिल्कुल सिंपल लाइफ लीड करते हैं हम लोग, और ऐसी स्थिति में भी मुझ जैसे इंसान के ऊपर भी एफआईआर कर रखी। तो फिर मैं तो यही मानती हूँ कि ये सब एफआईआर ये प्रोपेगेंडा है, झूठ है, और एक अच्छे कॉज को खत्म करने का एक तरीका है। मैं ये पूछना चाहूंगी, जो ये भाजपा के नेता हैं, क्या काम क्या किया है, किस काम के बारे में बात कर रहे हैं? आज अगर आप देखें, 400 रुपए का जो सिलेंडर है वो 1000 रुपए का हो गया। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है, पॉवर्टी बढ़ती चली जा रही है। तो जब मुद्दों की बात करते हैं तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल जवाब होता है, वो कहते हैं राम राज्य आ गया। जी, राम राज्य तब आएंगे, और राम मेरे को लगता है कि इस देश में तब स्थापित होंगे, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ, जब महिलाओं का सम्मान होगा। और भाजपा तो बिल्कुल भी महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही। मैं पिछले 9 साल से महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ। मैंने कई बार यूनियन होम मिनिस्टर से टाइम मांगा कि सर मुझसे तो मिल लो, महिलाओं से तो छोड़ दो, मुझे से नहीं मिले। अरे मुझे से नहीं मिल रहे, इस बात, इतना अहंकार भी किस काम का कि महिला आयोग की अध्यक्ष से नहीं मिलते। रोज मेरे ऑफिस में 500 महिलाएं आती, वो रोज आकर हमको कंप्लेंट्स देती हैं, वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, उनका दर्द हमारा दर्द बन गया, कोई मिलने को ही तैयार नहीं होता। अंजलि को इस दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, 12 किलोमीटर तक घसीटा गया, और ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक मीटिंग होनी चाहिए थी? यूनियन होम मिनिस्टर, बिकॉज उनको पुलिस रिपोर्ट करती है, एलजी साहब, चीफ मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर, और हमारी, मुझे लगता है होनी चाहिए। हर 15 दिन में एक मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। देखिए, ये इस देश का लोकतंत्र का एक हिस्सा है, सवाल उठेंगे, दूसरी तरफ से भी उठेंगे, केसेस भी होंगे, जो करना है करिए, ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। बट क्या महिलाओं के ऊपर पॉलिटिक्स होनी चाहिए इस देश में? मैं नहीं मानती। और मुझे बहुत दुख होता है कि भाजपा की सरकार होते हुए मैं ये मानती हूँ कि वो बदलाव कर सकते थे, और मैं ये मानती हूँ कि वो बदलाव आज भी कर सकते हैं। तो वो बदलाव करके दिखाए ना, अगर वो बदलाव करके दिखाएंगे तो मैं तो सपोर्ट करूँगी। चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी के पास 13 वोट थे, कांग्रेस के पास 7 वोट थे। 13 और 7 20 होते हैं। टोटल वोट, नंबर ऑफ वोट्स 35 प्लस एक सांसद का वोट 36। बीजेपी के पास 14 वोट थे, एक सांसद उन्हीं का है तो मिल गया, तो 15 वोट हो गए। शिरोमणि अकाली दल के पास 1 वोट था जो नोटा पे गया या बीजेपी के पास गया। आप क्लियर चुनाव जीत रहे होते थे, आपके पास 20 वोट आने थे, सारे लोग प्रेजेंट थे, बट आप लोगों के 8 वोट वो इनवैलिड करार दिए गए, और बीजेपी का मेयर जो है सोनकर साहब मेयर चुन लिए गए। राघव चड्ढा चिल्लाते रह गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रह गए, कुछ नहीं हुआ। क्या आप लोगों का फ्लोर मैनेजमेंट वो गड़बड़ था? आप लोग कम अनुभवी हैं इसलिए बीजेपी की इस चाल में फंस गए, या क्या हुआ? इस पर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, सब लोगों ने टीवी पे देखा, लोकतंत्र की हत्या हो रही। एक एक करके ये हर जगह जहाँ पे ये जीत नहीं पाते, वहाँ पे ये इस तरीके से गुंडागर्दी करके जीतते हैं। और मैं इसको बिल्कुल नहीं मानती कि हमारी पार्टी इनएक्सपीरियंस्ड है या हमारी पार्टी को अभी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें इतने छोटे कार्यकाल में कितना बड़ा बड़ा काम किया है आम आदमी पार्टी ने। 2 स्टेट्स में तो हमारी सरकार है, और कितनी सारे स्टेट्स में हम लोग एमएलएज बना रहे हैं, और आगे भी बनाएंगे। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस देश की जनता भाजपा को इस बार सबक सिखाएगी। इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव में जाएंगे आप लोग? जी, मेरे को तो लगता है बिल्कुल जाना चाहिए, और ऑपोजिशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सबको मिलकर इस बहुत अहंकारी सरकार को सबक सिखाना चाहिए। तो दिल्ली में फॉर्मूला क्या होगा सीट बंटवारे का? 5-2 होगा, 4-3 होगा, कैसे करेंगे? जी, ये तो जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये निर्णय लेंगे, और जो भी उनका निर्णय होगा आई एम श्योर सबसे मिलजुल कर और सबसे बातचीत करके होगा, क्योंकि मैंने देखा है अरविंद जी का जनरली यही स्टाइल रहता है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड ऑपोजिशन अलायंस, बिकॉज मुझे लगता है कि इस देश में ऑपोजिशन इस वक्त बहुत खतरे में है, और जब ऑपोजिशन खतरे में होता है तो लोकतंत्र खतरे में होता है। तो ऑपोजिशन को साथ आना चाहिए, और एक बहुत
जोरदार लड़ाई भाजपा और उसकी नीतियों के खिलाफ लड़नी चाहिए। इंटरव्यू के इस आखिरी हिस्से में कोई ऐसी बात जो मैं आपसे ना पूछ पाया और आपको लगता है कि नहीं यार ये बताया जाना ज़रूरी है, तो आप वो बोल सकती हैं। दूसरा कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो कैमरा आपकी तरफ। मैं तो सिर्फ महिलाओं को संदेश देना चाहूँगी। मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आज आपकी दुआओं की वजह से और आज आपके प्यार की वजह से आपकी बेटी, आपकी बहन संसद में जाने वाली है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोग अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखें। और बस इतना बोलना चाहूँगी कि हर महिला की ज़िंदगी में बहुत संघर्ष होता है, लेकिन हम सब इस संघर्ष से उभर कर अपनी ज़िंदगी और अपने आसपास में जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी को हमेशा निखारती हैं। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं और यही मेरी एक मंशा है कि ये जो लड़ाई हम लोग संसद में लड़ेंगे उसमें आप सब पूरी तरीके से मेरा सहयोग करें। हिंदी खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साधुवाद देना चाहूँगा आपको और जनहित में जो भी आप काम अभी तक करती रही हैं, जैसे ज़मीनी स्तर पे आपकी भावना रूप आपके प्रयास पहुँचे, वैसे एक सांसद के तौर पे भी मैं आपको बहुत सक्रियता से ज़मीन पे देखूँगा और जो आपके काम हैं वो आपकी भावना रूप नतीजे भी लेकर आएँ। ये मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।